तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे स्टार वॉर्स यूनिवर्स की द मैंडलोरियन वेब सीरीज के बारे में, जो कि एक स्पेस एडवेंचर एक्शन सीरीज है। इंडिया में स्टार वॉर्स का ज्यादा क्रेज नहीं होने की वजह से आप में से ज्यादातर लोगों ने यह सीरीज नहीं देखी होगी, लेकिन ये बहुत बढ़िया सीरीज है और मेरे ओपिनियन में आपको इसे एक बार जरूर देखना चाहिए। अब इसे समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने पहले स्टार वॉर्स की दूसरी कोई भी मूवीज या सीरीज नहीं देखी है तो भी कोई बात नहीं, आप इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए भी देख सकते हैं। मैं इसके कैरेक्टर्स को आपको आगे वीडियो के साथ समझा दूंगा। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक बर्फीले ग्रह को देखते हैं जहां हमें डीन जारिन दिखाया जाता है, जिसे कि इस सीरीज में मैंडलोरियन कहा गया है क्योंकि वह जिस ग्रह से आया है उसे मैंडलोर कहते हैं, मगर इस वीडियो में हम इसे मैंडो कहेंगे। उनका ग्रह कुछ सालों पहले एक हमले में नष्ट हो गया था, जो कि इंपीरियल यानी कि साम्राज्य, जिसे आप एक तरह से ब्रह्मांड की गवर्नमेंट मान सकते हैं, ने अपने एक आदमी मॉफ गिडियन के द्वारा करवाया था। तभी से उस ग्रह के सभी लोग अंतरिक्ष में यहाँ वहाँ फैल गए हैं। ये लोग बेसकार नाम के धातु का बना कवच पहनते हैं, जो कि इस अंतरिक्ष का सबसे मजबूत धातु है और यह केवल मैंडलोर पर ही पाया जाता है। किसी भी तरह की गोली या हथियार इसके आर पार नहीं जा सकता। और अब क्योंकि उनका प्लेनेट तबाह हो गया है तो अब कोई भी वहां से बेसकार नहीं पा सकता। मैंडलोर में दो तरह के लोगों के ग्रुप होते हैं। पहले वे जो अपने धर्म के रास्ते पर चलते हैं और किसी भी जीवित चीज के सामने अपना हेलमेट नहीं उतारते, और दूसरे वे लोग जो यह सब नहीं मानते। अब कहानी पर वापस आए तो हमें बताया जाता है कि डीन जारिन एक बाउंटी हंटर है, जो कि पैसों के लिए ऐसे लोगों को पकड़ता है जो कि कुछ गुनाह करके भाग गए हैं। वह उस बर्फीले ग्रह के एक बार में जाता है जहां हम देखते हैं कि कुछ गुंडे एक आदमी को परेशान कर रहे हैं, तो मैंडलोरियन उन सबको मार देता है। फिर वह उस आदमी के पास जाता है जिसे कि वे लोग तंग कर रहे थे और उसे एक डिवाइस में उसकी तस्वीर बताता है, जिससे कि वह आदमी समझ जाता है कि मैंडलोरियन उसे ही लेने वहां आया है क्योंकि उसने ग्रिफ कार्गा नाम के आदमी के पैसे चुराए थे। फिर मैंडो उसे लेकर अपने शिप रेजर क्रेस्ट के पास आता है, लेकिन तभी उसके शिप पर एक बहुत बड़ा जानवर हमला कर देता है। हालांकि मैंडो उसे शॉक देकर अपना शिप छुड़वा लेता है और वहां से नेवारो नाम के प्लेनेट पर चला जाता है। वहां जाकर वो ग्रिफ कार्गा से मिलता है और अपने काम के बदले पैसे ले लेता है और उसे कहता है कि और कोई काम हो तो मुझे बताओ। तब कार्गा उसे एक आदमी के पास भेजता है जिसके पास मैंडो के लिए एक खास काम था, जिसके बदले वह उसे बेसकार धातु देगा। फिर मैंडो उस आदमी से मिलता है जो उसे कहता है कि तुम्हें अपने टारगेट को ढूंढने के लिए सिर्फ एक ट्रैकिंग फोब ही दिया जाएगा और केवल उसकी मदद से तुम्हें उसे ढूंढकर जिंदा लेकर आना है। असल में बाउंटी हंटर्स को अपने टारगेट को ढूंढने के लिए दो चीजें दी जाती है, एक उन्हें ट्रैक करने के लिए ट्रैकिंग फॉब और दूसरा उन्हें पहचानने के लिए एक डिवाइस जिसमें उसकी शक्ल हो। लेकिन यहाँ मैंडो को उसके टारगेट की शक्ल नहीं बताई जाती, उसे केवल ट्रैकिंग फॉब की मदद से ही उसे ढूंढना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है। और वह क्लाइंट मैंडो को यह भी बताता है कि जिसे तुम्हें ढूंढना है उसकी उम्र 50 साल है। इसके साथ ही वह मैंडो को एक बेसकार का टुकड़ा एडवांस पेमेंट के रूप में देता है। फिर मैंडो वहां से निकलकर कुछ अंडरग्राउंड टनल्स में जाता है जहां हमें और भी मैंडलोर वासी दिखाए जाते हैं, जो कि उस हमले के बाद से वही रहते हैं। डीन वहां उनकी लीडर, जिसको वे आर्मरर कहते हैं, उसके पास जाता है, जो कि उसी खानदान से होती है जो मैंडलोर पर बेसकार को आकार देकर उससे हथियार और कवच बनाते थे। मैंडो उसे वो बेसकार का टुकड़ा देता है और अपने कंधे के लिए एक नया प्रोटेक्टर बनवाता है और वहां से निकल जाता है। अब अपने शिकार को ढूंढते हुए डीन अरवाला 7 नाम के ग्रह पर पहुंचता है, जहां क्विल नाम का एक आदमी उसकी मदद करता है ताकि वह अपने टारगेट तक पहुंच सके। उस जगह पहुंचकर मैंडो देखता है कि वहां बहुत सारे गुंडे उस जगह पर अपना कब्जा करके बैठे हैं। फिर क्विल वहां से जाने लगता है। तब मैंडो क्विल को उसकी मदद करने के लिए कुछ पैसे ऑफर करता है, पर क्विल वो पैसे नहीं लेता और कहता है कि तुम बस इन गुंडों को इस ग्रह से खत्म कर दो, यही काफी है, और वहां से चला जाता है। फिर मैंडो जब उन गुंडों को हराने का प्लान बना रहा था, तभी वह देखता है कि एक IG-11 यूनिट का ड्रॉइड, जो कि एक बाउंटी हंटर होता है, उन गुंडों से अकेले जाकर लड़ने लग गया है। फिर मैंडो भी वहां आकर उसका साथ देता है और वो दोनों मिलकर सभी को मार देते हैं। फिर उस ट्रैकिंग फॉब की मदद से वे एक छोटा सा बेबी स्लीप चैम्बर ढूंढते हैं, जिसे खोलने पर उन्हें अंदर एक बच्चा दिखता है। अब इस बच्चे के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसे सीरीज में आगे जाकर ग्रोगू नाम दिया गया है।
ग्रोगू जिस प्रजाति का है वैसा हमें आज तक स्टार वॉर्स में एक ही और कैरेक्टर दिखाया गया है, जो कि थे मास्टर योडा, जो एक जेडाई थे। जेडाई वे लोग होते हैं जो अपने मन की शक्ति से चीजों को हिला सकते हैं। इस शक्ति को पाने के लिए वे जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसे फोर्स कहा गया है, जो कि ब्रह्मांड में हर जीवित वस्तु से होकर गुजरती है। और ग्रोगू के पास भी यही शक्तियां हैं, लेकिन क्योंकि वह अभी सिर्फ एक बच्चा है तो इस वजह से उसके पास ज्यादा शक्ति नहीं है। अब ग्रोगू को देखकर मैंडो कहता है कि क्लाइंट ने कहा था कि इसकी उम्र 50 साल होगी, मगर यह तो एक बच्चा है। तब IG-11 उसे कहता है कि हो सकता है इनकी प्रजाति हजारों सालों तक जीवित रहती हो। फिर IG-11 अपनी बंदूक निकालकर उसे शूट करने लगता है, लेकिन मैंडो उसे मार देता है और ग्रोगू को लेकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में कुछ लोग उन पे हमला करते हैं। हालांकि मैंडो उन सभी को मार देता है, लेकिन उसे उन हमलावरों के पास भी ट्रैकिंग फॉब दिखते हैं, जिससे कि वह समझ जाता है कि यह लोग भी ग्रोगू को मारने के लिए ही आए थे। अब जब वे दोनों मैंडो के शिप के पास पहुंचते हैं तब वे वहां जावास को देखते हैं। जावा एक ऐसी प्रजाति होती है जो ज्यादातर शिप्स या किसी व्हीकल के पार्ट्स की चोरी करते हैं। अब मैंडो अपनी राइफल से देखता है कि जावा उसकी शिप के बहुत सारे पार्ट्स लेकर जा रहे हैं, तो वो 2-3 जावास को शूट कर देता है और बाकी के वहां से एक बहुत बड़ी गाड़ी में भाग जाते हैं। हालांकि मैंडो उनका पीछा करता है, लेकिन कुछ देर कोशिश करने के बाद जावास उसे उनकी गाड़ी से नीचे गिरा देते हैं। फिर मैंडो अपने शिप में आकर उसे उड़ाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं उड़ पाती। कुछ देर सोचने के बाद मैंडो क्विल के पास मदद के लिए जाता है। क्विल कहता है कि हम तुम्हारे पार्ट्स जावा से वापस लेकर आएंगे। फिर वे दोनों जावा के पास जाते हैं और उनसे पार्ट्स के लिए बात करते हैं। वे सभी फैसला करके बताते हैं कि तुम हमें एक मड हॉर्न का अंडा लाकर दे दो तो हम उसके बदले तुम्हें तुम्हारे शिप के पार्ट्स दे देंगे। फिर मैंडो ग्रोगू के साथ उस मड हॉर्न की गुफा की तरफ चला जाता है। मैंडो गुफा के अंदर जाकर अंडा तो ले लेता है, मगर तभी मड हॉर्न उस पर हमला कर देता है और कुछ देर लड़ाई करने के बाद मैंडो बहुत घायल हो जाता है। अब वह केवल एक चाकू लेकर उस मड हॉर्न के सामने बैठ जाता है और वह मड हॉर्न तेजी से मैंडो की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी ग्रोगू अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे रोक लेता है और जमीन से ऊपर उठा लेता है। यह देखकर मैंडो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। अब कुछ देर बाद ग्रोगू की शक्ति खत्म हो जाती है, मगर तभी मैंडो उस चाकू से मड हॉर्न को मार देता है और वे दोनों वहां से बचकर निकल जाते हैं। फिर वे उस अंडे के बदले पार्ट्स लेकर अपने शिप के पास आते हैं और उसे ठीक करते हैं, जिसमें कोयल भी मैंडो का साथ देता है। काम खत्म होने के बाद मैंडो कोयल को उसके साथ रहकर काम करने के लिए कहता है, जिसके लिए मैंडो उसे अच्छे पैसे भी देगा। मगर कोयल कहता है कि मैंने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम किया है और अब मैं अपनी जिंदगी आराम से जीना चाहता हूँ। मैंडो उसकी बात को समझ जाता है। फिर वह ग्रोगू के साथ वहां से निकल जाता है और नेवारो पर आ जाता है। वहां आकर मैंडो अपने क्लाइंट के पास जाकर ग्रोगू को उसके हवाले कर देता है। फिर एक साइंटिस्ट जिसका नाम डॉक्टर पर्शिंग है, वह ग्रोगू को वहां से ले जाता है। तब मैंडो उस क्लाइंट से पूछता है कि तुम लोग इसके साथ क्या करने वाले हो। तब वह क्लाइंट उसे कहता है कि यह पूछना तुम्हारे हंटर्स गिल्ड यानी हंटर्स के संगठन के नियमों के खिलाफ है, और इसीलिए वह मैंडो को जवाब नहीं देता और मैंडो को उसका इनाम देकर वहां से भेज देता है। फिर मैंडो उस बेस कार को लेकर आर्मरर के पास जाता है और उसे सारा बेस कार दिखाता है। इतने बेसकार को देखने दूसरे मैंडलोरियंस भी आते हैं, क्योंकि उनके ग्रह के महाविनाश के बाद कभी भी उन्होंने इतना बेसकार एक साथ नहीं देखा था। उन्हीं सब में एक होता है पाज विस्ला, जिसे यह बेसकार देखकर गुस्सा आता है। वह कहता है कि जरूर महाविनाश के वक्त ये मैंडलोर से चुरा लिया गया होगा और अब हमारा धातु हमें ही बेचा जा रहा है। फिर आर्मरर उस बेसकार से मैंडो के लिए नया कवच बनाती है, क्योंकि उसका कवच मडहॉर्न से लड़ाई के दौरान खराब हो गया था। अब अपना नया कवच पहनकर वह ग्रीफ कार्गा के पास जाता है। मैंडो उससे पूछता है कि तुमने और कितने लोगों को उस बच्चे की बाउंटी दी थी। तब वह कहता है कि सबको, मगर सिर्फ तुम ही इस मिशन को पूरा कर पाए और तुम्हें इसका इनाम भी मिला है। और कार्गा मैंडो को यह भी बताता है कि मुझे भी इसके बदले थोड़ा बेसकार मिला है। फिर मैंडो कार्गा से अपना नया काम लेता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते वक्त वह कार्गा से पूछता है कि वह लोग उस बच्चे के साथ क्या करने वाले हैं। तब कार्गा उसे कहता है कि मैंने उनसे नहीं पूछा, यह गिल्ड के नियमों के खिलाफ है। और फिर डीन वहां से चला जाता है। जब वह अपने शिप को स्टार्ट कर रहा होता है, तब उसे ग्रोगू की फिक्र होने लगती है और वह फैसला करता है कि वह ग्रोगू को यहाँ छोड़कर नहीं जाएगा। तो वह जाकर उस क्लाइंट के बेस पर हमला कर देता है और अकेले ही सबको मारकर ग्रोगू को छुड़ा लेता है और वहां से निकल जाता है।
लेकिन अब क्योंकि ग्रोगू बाहर आ गया है तो वहां के सभी हंटर्स के ट्रैकिंग फॉब एक्टिव हो जाते हैं और वे सब कारगा के साथ मिलकर मैंडो को टाउन के गेट पर रोक लेते हैं। कारगा मैंडो से कहता है कि यह बच्चा मुझे दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन मैंडो उसकी बात नहीं मानता और अकेले उनसे लड़ने लगता है। मगर उनकी तादाद बहुत ज्यादा होने की वजह से मैंडो कमजोर पड़ने लग गया था। तभी पैज विस्ला दूसरे मैंडलोरियन साथियों के साथ वहां मैंडो की मदद के लिए आ जाता है। फिर वे सब मिलकर वहां खड़े लगभग सभी हंटर्स को मार देते हैं, लेकिन कारगा चुपके से मैंडो की शिप में चला जाता है। अब पैज विस्ला मैंडो से कहता है कि तुम यहां से जाओ, हम बाकी बचे हंटर्स को रोकते हैं। जब मैंडो अपने शिप में जाता है तभी कारगा उसे रोक लेता है, मगर मैंडो उसे शूट कर देता है और वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि ग्रिफ कारगा अभी भी जिंदा है, क्योंकि मैंडो ने उसे वहीं शूट किया था जहां उसने वह बेस कार रखा था। अब नेवारों से निकलकर मैंडो एक ग्रह की तलाश में अंतरिक्ष में घूमने लगता है जहां वह और ग्रोगू सेफ रह सके। दूसरी तरफ हमें एक अनजान प्लेनेट पर छोटा सा कस्बा दिखाया जाता है जहां के सभी लोग मछली पालन कर रहे होते हैं। तभी उन पर गोलियां चलती है और वे अपने घरों में जाकर छुप जाते हैं। तभी वहां बहुत सारे लुटेरे आते हैं जो उन मछुआरों का सामान तोड़ देते हैं और उनका सामान ले जाते हैं। फिर हम मैंडो को देखते हैं जो उसी ग्रह पर आ जाता है जिसकी शिप सभी गांव वाले भी आते हुए देख लेते हैं। अब मैंडो अपनी शिप पार्क करके ग्रोगू के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। उसी रेस्टोरेंट में हमें कैरा ड्यून दिखाई जाती है जो कि पहले इंपीरियल के लिए काम कर चुकी है। उसे देखकर मैंडो को उस पर शक होने लगता है, क्योंकि जिस आदमी ने मैंडो को ग्रोगू की बाउंटी दी थी वह भी इंपीरियल का ही आदमी था। तो इसलिए वेटर को ऑर्डर देते हुए मैंडो उससे कैरा के बारे में पूछता है। तभी वह देखता है कि कैरा वहां से चली गई है। तब मैंडो ग्रोगू को वहीं बिठा के उसके पीछे जाने लगता है और रेस्टोरेंट के बाहर आते ही कैरा मैंडो पर हमला कर देती है, मगर उन दोनों में से कोई नहीं जीतता और तभी ग्रोगू भी वहां अपनी सूप की कटोरी लेकर आ जाता है। फिर वे कुछ देर आपस में बातें करते हैं और फिर कैरा वहां से चली जाती है। अब रात को जब मैंडो अपने शिप को चेक कर रहा होता है तभी दो उसी गांव के लोग मैंडो के पास उन लुटेरों से छुटकारा पाने के लिए मदद मांगने आते हैं। वे मैंडो को कुछ पैसे भी देते हैं, लेकिन मैंडो मना कर देता है और वे दोनों उदास होकर जाने लगते हैं और आपस में बात करते हैं कि अब हमें फिर इतना दूर रात को जाना होगा। तब मैंडो सोचता है कि वह और ग्रोगू उनके गांव में कुछ दिन रह सकते हैं। फिर वह उनके साथ उनके गांव में जाता है और जो पैसे वह मैंडो के लिए लाए थे, मैंडो वह पैसे कैरा को देता है ताकि वह उसकी मदद ले सके। अब उस गांव में पहुंचकर लुटेरों का पता लगाने के लिए वे दोनों जंगल की तरफ जाते हैं। तभी उन्हें पता लगता है कि यहाँ इंपीरियल का AT-ST वॉकर भी है, जो कि एक बहुत खतरनाक और विशाल रोबोट है। वे दोनों गांव वालों को समझाते हैं कि हम उसका सामना नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें ही यह गांव छोड़कर कहीं और जाना होगा। लेकिन गांव वाले उसके लिए नहीं मानते, तो वे फैसला करते हैं कि वे सभी गांव के लोगों को भी लड़ना सिखाएंगे ताकि उन्हें थोड़ी मदद मिले। अब जब वे लोग गांव वालों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि ग्रोगू भी गांव के बच्चों के साथ बहुत खुशी से खेल रहा है। फिर जब उनकी पूरी तैयारी हो जाती है तो मैंडो और कैरा जाकर उन लुटेरों के कुछ गुंडों को मार के AT-ST वॉकर को अपने पीछे लगा देते हैं और भागकर गांव में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने गांव के एंट्रेंस पे एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया है और केवल उसमें गिरने से ही वह रोबोट मर सकता है। अब जब वो रोबोट गड्ढे के पास आता है तो वो वहीं रुक जाता है और तभी लुटेरों की एक टोली भी गांव वालों पर हमला कर देती है। फिर गांव वाले उनसे लड़ने लगते हैं और कैरा मैंडो से उसकी राइफल लेकर आगे जाती है और रोबोट को शूट करती है ताकि वह उस रोबोट को थोड़ा आगे लाकर उस गड्ढे में गिरा सके, और होता भी ऐसा ही है। रोबोट उसमें गिर के टूट जाता है। फिर मैंडो जाकर उसमें एक बॉम्ब गिरा देता है और बॉम्ब के फटने से वह तबाह हो जाता है और फिर गांव वाले लुटेरों को भी भगा देते हैं। अब कुछ दिन बाद मैंडो कैरा से बातचीत के दौरान उसे बताता है कि वह ग्रोगू को वहीं छोड़कर अपने काम पे चला जाएगा ताकि उसका बचपन आराम से बीत सके। वह कैरा को कहता है कि अगर वह मेरे साथ रहेगा तो अपना बचपन नहीं जी पाएगा। लेकिन जब मैंडो गांव वालों से इस बारे में बात कर रहा होता है तभी वहां एक हंटर आ जाता है जो कि ग्रोगू को शूट करने ही वाला होता है। तभी कैरा उस हंटर को मार देती है और ग्रोगू की जान बच जाती है। जब मैंडो उस जगह पहुंचता है तो वह हंटर के पास ट्रैकिंग फॉब देखता है, तो उसे लगता है कि हंटर्स लगातार ग्रोगू के पीछे आते रहेंगे और अगर उसे सेफ रखना है तो उसे अपने साथ ही रखना होगा। फिर वे दोनों उस गांव से अपने शिप की तरफ निकल जाते हैं और कैरा भी अपने रास्ते चली जाती है। फिर मैंडो और ग्रोगू रेजर क्रेस्ट में बैठकर उस ग्रह से निकल जाते हैं और इसी के साथ चौथा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।
इस सीरीज के बाकी एपिसोड को मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।